हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू नो दैट बी आर अम्बेडकर सेट कि यार ये संविधान तो मुझे फाड़ देने का मन कर रहा है, जला देने का मन कर रहा है. दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई वांटेड एक्चुअली. तो कई सारे लोगों के विचार हैं, तथ्य हैं, कई चीजें हैं हिस्ट्री में. आप जब तक कई लोगों के कोई क्रिटिक्स है किसी का और कोई फेवर कर रहा है, आप हिस्ट्री को कभी भी, if you are a critics of a personality and you follow only those sources who writes on the critics of that personality and make your viewpoint on history, it's totally wrong. Also, if you praise some personality in history and some ideology in history and you like that ideology and you just study and follow that part of history or that part of ideology, that is also not the right thing approach. The right approach is a balance. कोई भी चीज का बैलेंस करना है हिस्ट्री के लिए. गलत क्या है, क्रिटिसिज्म वालों को भी पढ़ना है, सही वालों को भी पढ़ना है, तब जाकर के आप अपना खुद का माइंड लगा सकते हो. वही चीजें हैं हिस्ट्री को लेकर के. और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट तो आज भी चल रहा है. तो आपको पता लगेगा कि अरे ये तो सब एक ट्रेडिशन था. एक्चुअल में तो वही है जो कुछ लोग चाहते थे, वही संविधान के अंदर है. थोड़ा सा अफ्रीका में जाते हैं, फिर इंडिया की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन वो है. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. व्हेन इट सेज द हेडिंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, नाउ एटलीस्ट अगर यहाँ डेमोक्रेटिक वर्ड है तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा ना. क्या आ रहा होगा दिमाग के अंदर? सबने मिलजुल करके बनाया है, कुछ ऐसा ही कुछ आ रहा होगा. सो आई फॉट अगेंस्ट द व्हाइट डोमिनेशन. कल मैंने आपको ये बताया था, दिस वाज नेल्सन मंडेलास बीइंग देयर, ट्रेजन रीजन, अपार्थाइड. अच्छा, he was sentenced in 64, 27 years जेल में रहा, एटसेट्रा. सबसे ड्रेडेड प्रिजन में रहा. ये मैंने आपको ये भी बताया था कि किस टाइप के बोर्ड्स लगे रहते थे अफ्रीका के अंदर. महात्मा गांधी भी इस चीज का हिस्सा थे. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. ये एक बीच पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है डरबन में, ठीक है. लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाय लॉज द बेथिंग एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द. कानून बना रखा है देखो साउथ अफ्रीका में, इसके खिलाफ लड़ेंगे ना वो. और वो कानून ही खुद बोल रहा है कि इस बीच पर केवल सफेद लोग ही नहाएंगे. काले लोग नहाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीच का पानी काला हो जाएगा. यही हो सकता है, या गंदा हो जाएगा. स्टार्ट डरबन, जो भी 37 आर्टिकल 37, ये देखो ये डच लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है, ठीक. और अफ्रीकन मतलब 2-3 लैंग्वेज में लिखी हुई है ये, अलग अलग जो भी वहां पर लैंग्वेजेस होंगी तीनों में लिख देगी. भाई गलती से मत घुसना. क्या हुआ? सो अपार्थाइड ये है बस एक कीवर्ड, जो कीवर्ड आपने साउथ अफ्रीका के लिए याद रखना है. अब साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक सिस्टम था, उस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड सिस्टम. उसी के अंदर सारी एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट करती है. जैसे हमारा भी इंडिया में कोई सिस्टम था ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम. कौन सा था हमारा? वो एक्सप्लॉइटेटिव था, पक्का था. इनिशियली था, अब है? इनिशियली नहीं था, अब है. बाद में हुआ, और अब अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है. देख लो. किसी के उससे जाति का ठप्पा हटा क्या? आइदर अपर कास्ट और लोअर कास्ट. हटा? नहीं हटा. अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाओ जरा, उसके तहत तो हट जाना चाहिए था 75 साल में, हटा नहीं. तो इसका मतलब उसमें ऐसी चीजें हैं जो इस चीज को कंटिन्यू रखेगा. खैर उसमें बाद में आएंगे. तो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू अफ्रीका. यूनिक था ये अफ्रीका में. White Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied with arms and force in the way they occupied India. Same कहानी. मतलब मैं सारी नहीं समझाऊंगा, जहां जरूरत होगी वही बताऊंगा. ये थोड़ा सा तेज करेंगे, बट पढ़ना सब है. बट अनलाइक इंडिया, लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट had settled in South Africa and became the local rulers. अब वहां अलग क्या हुआ, इंडिया में अलग क्या हुआ? एक तो साउथ अफ्रीका छोटा, इंडिया बड़ा. वहां व्हाइट
ज्यादा सेटल्ड हुए, इंडिया में व्हाइट का पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम था। पर ये ड्रॉबैक भी है, वो यहां कम था और यहां उन्होंने ज्यादा खतरनाक तरीके से रूल करा। तो वहां पर व्हाइट लोग बहुत, ये जितने भी क्रिकेट में जब साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को देखते हो सारे व्हाइट है ना, ये भी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अब जाकर के थोड़ा थोड़ा हो गया है धीरे धीरे, अभी भी है साउथ अफ्रीका के अंदर ग्राउंड लेवल पर ये चलता है। आप उनकी टाउन प्लानिंग देखो सैटेलाइट से, आपको जैसे मुंबई का टाउन प्लानिंग दिखता है ना, बिल्डिंग और बीच में झुग्गियां, बिल्डिंग और झुग्गियां, ये मुंबई का है, वहां क्लटर्ड है। तो अब तो तभी तो वो पूरा धारावाही वहां से हटा दिया पूरा। तो आप और जगहों पर देखोगे गरीबों की कॉलोनी अलग, अमीरों की अलग, वहां पर ये कॉमन है अफ्रीका में। सो अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटिव का मतलब क्या होता है, वहां के मूल निवासी, क्योंकि गोरे लोग तो 17वीं-16वीं शताब्दी में बाहर से आए, वो तो ब्लैक कलर के थे। दे मेड अप 3/4 ऑफ द, मतलब सोचो 3/4, 75% पॉपुलेशन उन्हीं लोगों की थी। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स वर देयर ऑफ मिक्स्ड रेसेस। इसके अलावा दो ग्रुप थे, एक कलर्ड ग्रुप था, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, एंड द व्हाइट रूलर्स। ठीक है, तीन कलर हो गए ना वहां पर, एक व्हाइट हो गया, एक ब्राउन हो गया, एक ब्लैक हो गया। ब्राउन ब्लैक मिला करके ब्लैक ही समझ लो। और कुछ लोग इंडिया से भी बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए थे, महात्मा गांधी भी तो माइग्रेट हुए थे, गए थे ना महात्मा गांधी, 20 साल रहे अफ्रीका के अंदर एक्चुअल में। तो वो उनको कलर्ड लोग बोलते थे, कलर्ड या ब्राउन। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट एज इंफीरियर्स। द नॉन व्हाइट्स डिडंट हैव वोटिंग राइट्स। तो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द blacks. They were forbidden from living in white areas, couldn't work in white areas only if they had a permit. Permit चाहिए था काम करने के लिए, वो भी लेबर जॉब। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल। व्हाट आर दीज? क्या है ये जगह? पब्लिक प्लेसेस सर। आर्टिकल 15 एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। क्योंकि यहाँ क्रीड का भी कीड़ा है लोगों के अंदर, मैं इस वंश का हूं, मेरे रियासत थी हमारी, हो यहाँ एक विधायक जी इधर करते नहीं है, हमारे दादा परदादा वो थे, गोली चलाओ, ऐसी की तैसी। उसके बगल में दूसरा खड़ा हुआ, वो भी है फोटो खिंचवा रहा है, पीछे बंदूक वाले रखे हुए, वो खानपुर का विधायक। क्या कल्चर बना दिया उत्तराखंड के अंदर, देखो उनका देखी देखी में। अब वो पहाड़ों के वाले भी को भी एक दो गुर्गे रखने पड़ जा रहे हैं अपने साथ, थोड़ा कट्टा कुट्टा भी रख दे रहे हैं कोई एक आध, ये चुनाव उनाव में थोड़ा चला भी दे रहे हैं। एनीवेज, यहां सब ये सारी जो जगहें हैं, इन सब जगहों में क्या है, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। ट्रेन का जिक्र किया है यहां पर, उस ट्रेन से ही तो महात्मा गांधी की जिंदगी बदली थी। पीटर्स मैरिट्स बर्ग स्टेशन, पीटर और मैरी बर्गर खा रहे थे दोनों स्टेशन पे, ट्रिक है स्टेशन का नाम। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा मैं हिस्ट्री में। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। नाउ अंडरलाइन कर लो इस लाइन का। what is the meaning of the word segregation? When you segregate means separate, divide the society on the basis of access to services. This is known as segregation. जैसे अफगानिस्तान में क्या कर रखा है आजकल, तालिबानी है, स्कूल चला रहे, बीच में एक पर्दा लगा रखा है, इधर लड़कियां इधर लड़के। They couldn't even visit the churches where the whites worshipped. चर्च भी नहीं जाना भाई, तुम कन्वर्ट भी करो एक तो क्रिश्चियनिटी में कालों को, और बोलो भी कि भाई ये वाले चर्च में नहीं जा सकते, तुम अपना बना लो या दूसरा वाला बना लो, वहां गॉड का कोई दूसरा अवतार आएगा। ऐसी हमने मंदिर में बना रखे भाई, लोअर कास्ट वालों के लिए अलग मंदिर या अलग जो है, या अलग देवी के अवतार या देवता का अवतार ही अलग है। तुम्हारे लिए ये वाले देवता है, हमारे लिए ये वाले भाई। पर हाँ, ढोल बजाने जरूर आ जाना, हमारे भी तभी आएगा देवता। हिपोक्रेसी, देखो ये गलत नहीं, ये सिविलाइजेशन ऐसी डेवलप हुई है ना, वो सब था तभी तो अब ये है। ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसी चली है। ब्लैक्स कुडंट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेरिबल ट्रीटमेंट। 1950 हम लोग क्या कर रहे थे 1950 में, रिपब्लिक डे मना रहे थे
ये क्या कर रहे थे देखते हैं जरा। ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। इंडियंस भी हैं देखो। इज देयर a link of Indians with respect to the revolution in South Africa? Yes, sir. इंडियंस रहे हैं क्योंकि इंडियंस की अच्छी पॉपुलेशन रही है भी अभी भी। मोदी जी नहीं गए थे वहां पर, मीटर्स मैरिजबर्ग स्टेशन पर भी गए थे। अगर आप 2000 अभी कुछ साल का आप नेट पे चेक कर लो, मोदी जी कहां कहां विजिट किया था। फिनिक्स फार्म विजिट करा था डरबन में। वहां मोदी जी वो पीछे से चिल्लाने वाले ले ही नहीं गए थे अपने साथ, क्योंकि वहां पहली से इंडियंस इतने सारे थे। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखो नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस शब्द दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में आप पॉलिटिकल पार्टीज में देखोगे, क्योंकि कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल। ये हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो वो तब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। The Dash was umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many worker unions and the community parties. Many sensitive whites also joined the ANCs. हर खराब थोड़ी होता है, तो कुछ इनके साथ भी थे। To oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, killing thousands of black and colored people. Activity, एक पोस्टर बनाओ नेल्सन मंडेला के ऊपर। इफ एवरेज रीड सम पोर्शंस ऑफ द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, ये बुक्स भी कभी कभी आती है ना फेमस हिस्टोरियंस की, अंडरलाइन कर लो। द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम किसकी है? yes, बस ये याद कर रहा है। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सब स्ट्रगल व्रगल करा इन लोगों ने और अब बनाएंगे ये संविधान। As protests and struggles against apartheid increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. Repression का मतलब क्या होता है? दबाव। The white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed. और repeal का मतलब क्या होता है? हटा देना, समाप्त करना। Ban on political parties and restrictions on the media were lifted after 28 years of imprisonment, जो कि life imprisonment झेल रहा था 1964 में नेल्सन मंडेला। He walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, midnight को ही होता है जब कुछ ऐसा चीज होता है, तो 26 अप्रैल 1954 द न्यू गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, अब बन गया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। दिस वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द 1904 में जाकर के अफ्रीका में थोड़ा सा क्या हुआ है। और आप 94 से पहले का हिस्ट्री देखना क्रिकेट वाला, एक भी आपको काला वाला प्लेयर नहीं मिलेगा। 94 के बाद तब थोड़ा मखाया एंटीनी आएगा, वो पॉल आएगा जो ऐसे ऐसे बॉलिंग करता था, हमारे टाइम पर आने लगे वो धीरे धीरे। और आपके टाइम पर तो वो रबाडा पबाडा पता नहीं क्या क्या आ गया, रबाडा कबाडा सब आने लगे। The apartheid government came to the end, paving way from the formation of multi-racial government. आज आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को देखोगे तो ब्लैक है, व्हाइट नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अब वोट कर रहे होंगे तो अपने रंग के लोगों को अपॉइंट इलेक्ट कर रहे हैं। 1994 में आया, सोचो कहां पर? साउथ अफ्रीका में। जिस अफ्रीका में 94 में, सोचो 1994 में आया ना, देखो 1894 में, 1994 से 100 साल पहले हुआ 1894। उस 1894 में महात्मा गांधी ने पहली बार अफ्रीका के अंदर धक्का खाया था। मतलब 93 में वो वहां पर गए थे और 94 में वो जो ट्रेन वाली घटना हुई थी वो उनके साथ वो हुई थी, और थोड़ा सा वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फील किया था। 1906 के अंदर उन्होंने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में चलाया था ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। यहां तो बहुत बाद में आए, 1916 में शुरू करा उन्होंने, यहां पर 17 में समझ। 100 साल। हाउ डिड दिस कम अप? लेट्स हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। चलो जी, अब देश आजाद हो गया, ये सब हो गया, तो मंडेला का जरा भाषण देखते हैं। महान लोगों के भाषण भी कभी कभी आपको क्या करने चाहिए, सुनने चाहिए। कुछ भाषण हमें हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। कोई रिसेंट में कोई भाषण याद है किसी लीडर का फेमस? कोई लाइन, पंच लाइन किसी फेमस लीडर की कुछ? कौन सी?
अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा, वो वाला। हाँ वही, उसी यही वाला है वो। और कोई रिसेंट में? वो तो वो है ना, वो तो संबोधन है। नहीं, क्वेश्चन नहीं आता। वो नहीं याद आ रहा कि कल से 500 के नोट बंद। So, anyways, historical enemy succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy. ठीक है, हिस्ट्री के जो दुश्मन है वो सक्सीड हो गए हैं ये निगोशिएट करने में कि अब शांति प्रिय तरीके से अपार्थीड सिस्टम से डेमोक्रेसी में आ गया है, एग्जैक्टली बिकॉज वी वे प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन अदर। इतिहास में जो हम लोग, जो सफेद गोरे लोग हमारे दुश्मन रहे हैं, आज वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लड़ाई से नहीं, शांति प्रिय तरीके से ही ये सब होगा। My wish is that South Africans never give up on their belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites. क्या है ये? क्या है ये वर्ड? What is this? Forgive. Forgive. गांधी जी ने क्या बोला था? तुम एक गाल दोगे तो कोई नहीं, फॉरगिव, माफ कर दो। वही नेल्सन मंडेला बोल रहे, माफ कर दो पीछे का, क्योंकि अब पीछे क्या उस पर फिर जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर वही चीज। इस पूरी दुनिया में अभी तक फॉरगिवनेस का बेस्ट एग्जांपल कौन सी कंट्री है? आपके सामने मैंने 36 बार बोला है, जापान। मतलब किसी देश में एटम बम का अटैक नहीं हो रखा है 2 बार, हिरोशिमा नागासाकी। और जख्म अभी तक है उनका, अभी भी वहां के लोग न्यूरेटिकली और बाय बर्थ डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। वो न्यूक्लियर का जो साइड इफेक्ट अभी तक उनकी जनरेशन में चल रहा है। So they wish to, while they said let's build a new South Africa based on equality of all races. क्या है नया साउथ अफ्रीका में? क्या होना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ all races and men and women on democratic values, social justice and human rights. The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led to the freedom struggle sat together to draw up common constitution. वो भी पार्टी थी संविधान बनाने में जिसने, गोरों की पार्टी जिन्होंने सदियों से क्या करा था? ये ऑपरेशन करा था, रिप्रेशन करा था। आज वो भी झुक गए हैं और वो भी है जिन्होंने संघर्ष करा। In a society, it's never possible कि दो लोग जो टक्कर में हो और आप एक नए समाज का निर्माण कर रहे हो, तो एक ही से वो नया समाज बन सकता है। You'll have to accept, you'll have to forgive. आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो नहीं होगा। घर में भी ऐसे ही होता है, देखा है ना? After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world ever had. ये लाइन लिख दे रहा भाई साहब, कह रहा हूं दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भाई ये तो। This constitution gave its citizens the most extensive rights in the country. Together they decide that in the search of solution for the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as demon. किसी को exclude नहीं करना है। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done, represented in the past. The preamble of the South African Constitution sums up this spirit. Page 28 इसमें है नहीं, आपके उसमें है page 28. This is the preamble. अच्छा होगा शायद इसमें, हाँ मेरे उसमें ये 17 दिखा रहा ना ऐसे, बट ये 17 नहीं। पेज नंबर कौन सा है ये है पेज नंबर, कहाँ गया पेज? पेज नंबर का, पेज नंबर कहाँ लिखे हुए इनमें? अच्छा ये रहा, 21 है ना ये, पेज नंबर 21 है ना। वी द पीपल, वी द पीपल, ये है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है,
recognize the injustice of our past, honor those who suffered for justice and freedom in our land, respect those who had worked to build develop country and फलाना फलाना फलाना, ये सब पढ़ते जाना, वापस आएंगे बाद में. कहाँ गया? The preamble of the constitution sums up this. कोई भी preamble होगा वो सब वही सारे ideals को sum up कर रहा होगा. एक चीज बहुत common होगी सबके preambles में, सबका democratic preamble कहाँ से start हो रहा होगा? We the people of India. हमारा भी ऐसी start होता है. क्या है हमारा preamble, जरा बिना पढ़े बताइए. Yes. Sovereign. ओहो, सेक्युलर नहीं हो आप. रिपब्लिक. पॉलिटिकल. स्पीच एक्सप्रेशन. हाँ, आगे. ठीक है, गुड. amongst itself on this day of 49 hereby declare, adopt and enact ourselves. तो सर ये कुछ पिक्चरें हैं. साउथ अफ्रीका में काले भी हैं, गोरे भी हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अ स्टेट denounced by the entire world in 1094 as the most undemocratic is now seen as the model of democracy. क्लास का सबसे बेकार लड़का कभी हो जाता है ना, टॉपर बन जाता है. इट जस्ट नीड अ चेंज इन माइंडसेट. व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन. भैया क्या चीज चाहिए इंसानों के अंदर? डिटर्मिनेशन. मतलब क्या होता है? जिस दिन आप दृढ़ कर लोगे आपकी आधी जंग, उस दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. आपकी सफलता आधी उस दिन प्राप्त हो जाएगी. इफ यू आर डिटर्मिन्ड. Africa to work together to transfer bitter experience into binding blue of rainbow of nations. Speaking on the South African constitution. अच्छा, ऐसे ये लिखा हुआ है ना, to transfer bitter experiences into the binding blue of a rainbow. ये स्किल है राइटिंग का एक्चुअली. तो मंडेला जी ने क्या बोला था? द कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रीका स्पीक्स बोथ पास्ट एंड द future. On the one hand, it's a solemn pact in which we as South Africans declared to one another that we shall never permit a repetition of our racism. Repeat नहीं करना है, हम repeat कर रहे हैं. We are not perfect constitution. हम repeat कर रहे हैं. देखो, casteism repeat कर रहे हैं हम. कई चीजें हम अभी भी repeat कर रहे हैं. खैर सही गलत हो सकता है, that is viewpoint. Declare one of the we shall never permit brutal and repressive past, but it is more than that. It's also a charter of the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black, white, women, men. सबके लिए भाई. बताइए, does the story of South African struggle for freedom remind you of what Indian national freedom is? थोड़ा बहुत पता है. इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं. ऐसा कुछ हुआ था हमारे यहाँ पर भी, हुआ था हमारे यहाँ पर भी, होता था ये सब, बट हमारे यहाँ और भी चैलेंजेस थे. मेक अ लिस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द टू ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. पहला, नेचर ऑफ कोलोनियलिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, लीडरशिप गांधी मंडेला, पार्टी दैट लेड द स्ट्रगल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेथड ऑफ स्ट्रगल. इसका मतलब आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी इस कॉन्टेक्स्ट में. हमारे यहाँ कैसा कॉलोनियलिज्म था, अफ्रीका में कैसा कॉलोनियलिज्म था, वहां पर जो कम्युनिटीज थी उनका आपस में क्या संबंध था, हमारे यहाँ की कम्युनिटीज में कैसा संबंध था. हमारा नेता गांधी, उनका नेता मंडेला, उसमें क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज थे. पार्टी लेड द स्ट्रगल, यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां अफ्रीकन. यहाँ कोई और पार्टी भी थी, बीजेपी या कुछ ये जनसंघ, आरएसएस. आरएसएस था फ्रीडम स्ट्रगल में. हाँ था, अगेंस्ट में.
अगेंस्ट नहीं 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 था, आरएसएस था, बट अपने उसमें था आरएसएस, मतलब अपने उसमें था, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के साथ में था, मगर अपने हिसाब से था, पर जहां जहां कांग्रेस था उसके खिलाफ था, ये था। हाँ हाँ, मतलब ये तो है ही ना। उस टाइम पर शुरू में ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे आरएसएस लीडर्स ने गवर्नमेंट के साथ मिल करके भी काम कर रखा है। उसी का पछतावा हो जाता है कांग्रेस वालों को कि कई बार उन्होंने बैन भी लगाया था आरएसएस पे, लेकिन कई बार बैन रिवोक भी कर दिया था। वो कहता है यार ये नहीं करते तो फिर आज ये नहीं दिन देखना पड़ता। तो एनीवेज, दिस इज पॉलिटिक्स सर। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब समझ में आया संविधान क्यों चाहिए? आपके वहां पर कुछ लोग मिल करके किसी चीज को, किसी आइडियोलॉजी को लेकर के ओवर पावर्ड हो जाए, तो फिर बाकी वालों के ऊपर सप्रेशन चलेगा, एक्सप्लॉइटेशन चलेगा और टायरनी चलेगी। उस एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन, टायरनी को खत्म करने के लिए वो कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करने देना है, उनको भी जीने दो और हम भी जिए, मिल बांट करके जिए, इक्वालिटी के साथ जिए। इस चीज को गवर्न करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए, एंड दैट सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। It's a good example way to understand why we need a constitution and what do constitution do. क्या करता है constitution? आज कह रहा है ना, देखो साउथ अफ्रीका constitution one of the best constitution है, एक तरीके से देखा जाए। उसमें गलत करने वाले के लिए भी जगह दे दी उन्होंने, और जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है उनके लिए तो जगह है ही है। The oppressor and oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. होगा ही नहीं, ट्रस्ट इश्यूज तो होंगे ही ना, बट सोचो कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। ये तो सबसे मुश्किल काम है ना दुनिया में, दो दुश्मन एक साथ दोस्त बन करके फिर से रह ले, पॉसिबली बहुत मुश्किल है। दे हैड देयर फेयर्स, अपने खुद के अपने फेयर्स थे एक दूसरे से। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक मेजॉरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। अच्छा देखो, अफ्रीका में लोकतंत्र आ रहा था, सब फ्रीडम, व्हाइट्स वालों ने सब त्याग दिया, ठीक है हमारे पूर्वजों ने गलत करा, या जो भी करा, या तुम लोगों ने भी बहुत बड़े आंदोलन कर दिए, ठीक है मिल बांट के करते हैं। क्योंकि उनको भी पता था कि व्हाइट्स को कि अब डेमोक्रेसी होगी, वोटिंग होगी, तो ब्लैक्स ही रूल करेंगे, 2/3 मेजोरिटी तो उन्हीं की है ना। अब जब इनकी मेजोरिटी हो जाएगी तो अब हमारी बारी है, बट ऐसा नहीं हुआ। उनको भी तो इनसिक्योरिटी है ना कहीं न पर। तो ये ब्लैक्स की पहले व्हाइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी ना कि ब्लैक्स को कैसे ठीक रखना है। अब लेकिन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में मेजोरिटी रूल करता है, तो अब ब्लैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाइट्स के साथ वो ना हो जो हमारे साथ हुआ है। ये बदला नहीं होना चाहिए। सेम ऐसी वो रिलीजन के बेसिस पे मेजोरिटी माइनॉरिटी कंट्रीज में भी होता है। जो मेजोरिटी के हिसाब से रूल करता है, उस मेजोरिटी रूलर्स वालों की जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटीज को भी जगह देनी है। जैसे पाकिस्तान में नहीं मिली हिंदुओं को जगह, बट इंडिया के अंदर फिर भी मुस्लिम्स को कैटेगोरिकली काफी बेटर पोजीशन मिली। तो वो क्यों मिल रही है? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी जो रूल कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी देश के अंदर। जो पॉलिटिक्स कर रहे होंगे वो तो निकल लेंगे, सबके अपने अपने ठिकाने हैं दूसरे देशों में, बाकी पिसते रहेंगे। द व्हाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। व्हाइट्स ने बोला भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है हम पहले से थोड़ा इसको दे दे के बचा के रख लेना हमारे लिए। आफ्टर देखो प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा वो तो विल स्टिल हैव टू गेट इट इनटू। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टी एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल दैट one person one vote, and they also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. Blacks agreed that majority rule would not be absolute. Absolute का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब सर्वत्र उन्हीं का राज चलेगा, तुम्हें हम इसकी अश्योरिटी देते हैं। और व्हाइट्स ने भी बोला कि हम तुमको फलाना फलाना की अश्योरिटी देते हैं। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। दिस कॉम्प्रोमाइज वाजंट इजी। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड? इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर? विश्वास तो होता ही किसके लिए? तोड़ने के लिए, टूटता ही है। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down. लिख लेते हैं भाई साहब,
अरे तूने बोला था यार मैं ये, अरे तूने भी तो ऐसा बोला था यार, ये लड़ लो। कहीं पर लिख लिया तो है, देख तेरा मैसेज, तूने देख उस दिन बोला था ना ऐसे ऐसे, मैसेज दिखा देते ना। अब तो वो टाइमर वाला लगा दिया सब लोगों ने, 1 दिन 24 घंटे 15 दिन के बाद स्वाहा। अब लोग करते होंगे वो टाइमर वाले में मैसेज, आजकल के यूथ्स करते हैं निब्बा निब्बी, दे डू इट, ताकि एक दूसरे के साथ वादे झूठे रह जाए। नहीं समझ में आया होगा, छोड़ो। These rules lay down how the rulers are able to choose in futures. These rules also determine what the elected government are empowered and do what they cannot. Finally, these rules decide the rights to the citizen. लिख दो बोला नियम। आज जो हम दोनों कंसेंसस बैठ रहे हैं, लेट्स राइट डाउन। द बेस्ट वे इज टू राइट। तो जो लिखित में होता है उसकी वैल्यू होती है। This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed on the rules. And वही set of basic rules is known as Constitution. सबसे basic definition का Constitution क्या क्या है? It is a set of basic rules to govern a state, a country. Constitution making isn't unique in South Africa. Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have seen bad as between whites and blacks out there, but all over the world, people have differences in opinion and interests. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. चाहे democratic है नहीं है, वो कह रहे हैं rules होने चाहिए भैया basic. This applies not just to governments. Any association needs to have constitution. It could be club in your area, a cooperative, or any other thing, society, political party, they all need a constitution. Thus, the constitution of a country is set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Do you all believe what's written in the constitution? आप लोग मानते हो सब लोग? बताइए। अरे do you all believe? जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है आप उसके हिसाब से चलते हो ना? अरे आपको पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये तो पता है क्या क्या है? बताओ, 5 फंडामेंटल ड्यूटी बताओ। टोटल कितने हैं? 5 बताओ। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। 2। ठीक है। पीएनबी में आरएसएस का फ्री अकाउंट खोला था मैंने। पी फॉर प्रोटेक्ट, एन फॉर, हाँ ठीक है, बी फॉर ब्रदरहुड, आर फॉर रिस्पेक्ट, एस फॉर साइंटिफिक टेम्पर, एस फॉर कितने सारे, 11वां कौन सा था लास्ट लेटेस्ट? What was the latest fundamental duty that was added in 2002 by the 86th Amendment Act? It is the duty of the parents and guardian to send their children to school to gain free and compulsory education. आपके हुए नहीं है तो इसलिए आपको याद नहीं है। So living in a territory. So ये constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in the territory and also the relationship between people and the government. Constitution क्या है? Constitution हर एक इंसान जो उस एरिया में रह रहा है उसके बीच में रिलेशनशिप भी बनाएगा और साथ साथ में सरकार और लोगों का भी रिलेशनशिप बनाएगा। वी ऑल आर लिविंग टुगेदर इन दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो संविधान नहीं होता तो अभी आप लोग मेरे सर पे नाच रहे होते हैं। A constitution does many things. क्या क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? ये salient features हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। Generates a degree of trust and coordination that is necessary for trust and coordination necessary for different kind of people to live together. कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई गढ़वाली है, कोई कुमाऊनी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कुछ भी हो सकता है। We are all living together because of this constitution. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decision. सरकार किसकी है? मैंने जिसको वोट दिया उसकी है, आपने जिसको वोट दिया किसकी है? Third,
इट लेज डाउन, अच्छा दूसरी क्या होगी, गवर्नमेंट। तीसरा, लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। हमारे एस्पिरेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं ना, हमारे लोग क्या चाहते हैं, कहां लिखे हैं वो, अगर आपको चेक करना हो कहां है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे एस्पिरेशंस कैसे बताओगे? या तो आपको 395 आर्टिकल्स पता हो, उसका कुछ कंक्लूजन करके बताओ मुझे, है ना? और या तो फिर कैसे पता लगेगा, आप प्रीएम्बल देख लो। हमारी एस्पिरेशन है, क्या आप चाहते हो ये देश सोवरीन हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो? अच्छा वो आज अरसान नहीं आया। सेक्युलर, उसके बाद जस्टिस हो, है, पॉलिटिकल जस्टिस चाहते हो, सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, ब्रदरहुड चाहिए, यूनिटी चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, बिलीफ की फ्रीडम चाहिए, नहीं मिल रही घर से, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ चाहिए ना, यही तो आपके एस्पिरेशंस है, तो यही तो दे रहे हैं हम लोग, आप लोगों को मिल नहीं रहा। नहीं नहीं मिल रहा तभी तो। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। अब एक लाइन बोलेगा कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर डेमोक्रेटिक, तो हमें लगेगा बिल्कुल सही बात है, जिसका संविधान है वो डेमोक्रेसी है। कैसे होगा सर, डेमो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स, तो मोनार्कियल सिस्टम में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। इसका डिफरेंस क्या हुआ है, जो सब देश, देखो, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, वो बोल रहा है कि जिन सभी देशों, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल दू नॉन डेमोक्रेटिक का इंस्टेंस, पहले राजा महाराजा लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे वो भी तो लिख देते थे, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही था ना, बट दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन जो देश डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री की पहली क्या है, पहली शर्त, रिटर्न, आओ बैठ करके लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारी विचार कुछ होगी, मेरी कुछ होगी, आज हम एक साथ हैं, ट्रस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कल मुंह कर जाओ, लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये असर्शन और रीजन में ये स्टेटमेंट एज इट इज उठ करके आ जाएगा। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन से जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका ने संविधान दिया। द रेवोल्यूशन, द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस में रेवोल्यूशन पढ़ा था ना हम लोगों ने पीछे, कुछ याद है कब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1790 89। और वो जेकोबियन सरकार वगैरह कब बनी थी? 92। उसके बाद फिर वापस वो रेवोल्यूशन कब खत्म हुआ? नेपोलियन के आने से। और सर ये भी याद रखना कि सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। कौन है ये? दिस इज नॉट फेयर। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया इफ ऑल द बेसिक्स वर ऑलरेडी डिसाइडेड? ये हम बाद में देखेंगे। वो कह रहा है कि यार वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने डिस्कशन करा, सब कुछ करा, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का 70% कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वो कह रहा है भाई क्या कर फायदा था फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, जब जो चीजें आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाला वो पहले ही से तय थी। तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप तब वहां से क्या निकालोगे? गलतियां निकालोगे, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। क्या हमारे हिस्ट्री में जो हमारे लोगों ने जो निर्णय लिए होंगे सब सही होंगे? तो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कर सकते हैं ना, बट कब करेंगे? देखो, आपको केवल पॉजिटिव्स पता लगेंगी क्योंकि टेक्स्ट बुक है, आप एनालाइज करोगे, सही 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 सही, सरकार जो बताएगी सही 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 एस्पेक्ट ही दिखाएगी, बट आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख करके चलना है। बस यहीं से शुरू होता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
थोड़ा सा ऐसी ये फोटो वोटो को देखते हैं, इसको बाद में स्टार्ट करते हैं। वल्लभ जावेर भाई पटेल। आपको पता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एक आध कभी कभी कि मेन जो फ्रीडम फाइटर्स के पूरे पूरे नाम भी पूछ लेते हैं, और जो आपके ये गवर्नर जनरल्स होते हैं ना, इनके भी नाम पूछ लेते हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल जब आप पढ़ोगे ना तो एक्चुअल में उनके टाइटल्स होते हैं, वो लॉर्ड मिंटो जैसे वो टाइटल है, तो कुछ कुछ के वो नाम पूछ लेगा कि फलाने आदमी का नाम क्या था। उसके लिए थोड़ी सी आपको मतलब एक वाइडर कवरेज चाहिए। बेस्ट एनसीईआरटी वो तो चाहिए ही चाहिए आपको, फॉर एनी एग्जाम एनसीईआरटी इज अ मस्ट इन टुडेज, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो। हम क्यों नहीं बोल रहे आईसीएसई पढ़ो, क्योंकि वहां का कंटेंट कंटेंट तो वहां भी यही सब होगा ना, लेकिन वो तरीका और वो लहजा वहां से पूछ नहीं रहा, वो जो यहां से पूछ रहा है। वल्लभ भाई पटेल 1875 में पैदा हुए थे, 1950 में उनकी डेथ हुई थी। 1875 में ये पैदा हुए थे, है ना। अभी पटेल जी बड़े थे या नेहरू जी बड़े थे? अच्छा, गांधी जी बड़े थे या पटेल जी बड़े थे? ये आपको पता ही नहीं, ये आपको एनालाइज करना होगा सर। तो बड़े कौन हुए? कितने साल बड़े थे? 6 साल। और चचा नेहरू 589 में पैदा हुए, 1889। ठीक है, छोटे थे पटेल से चचा नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस, वो चचा नेहरू के बराबर थे या सुभाष चंद्र बोस उनसे छोटे थे? वो भी छोटे रहे होंगे। ऐसे एनालाइज करना, हिस्ट्री ऐसे भी तो समझनी है ना हम लोगों को, खाली को कंटेंट थोड़ी पढ़ना है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सम्मान दे रहा है, कौन नीचे उठ रहा है, कौन कहां पीछे से अपना स्ट्रैटेजी बना रहा है, तब जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री आपको थोड़ी समझ में आएगी, उतनी जितनी की थोड़ा कुछ किसी के सामने डिबेट करने लायक बन पाओगे। नहीं तो गधे की तरह हिस्ट्री पढ़ोगे ना, किसी के सामने डिबेट नहीं कर पाओगे। बुद्धिजीवी के सामने ना वो आपको एक बोलती में बंद कर देगा आपकी। तो ये इनका नाम ये था। अबुल कलाम आजाद सुने हैं आप लोगों ने? एक मूवमेंट हुआ था इंडिया का, लास्ट मेजर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। उस दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो यही थे। कहां पैदा हुए थे ये? सोचो, सऊदी अरेबिया में पैदा हुए थे। टीटी कृष्णमाचारी, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा। तमिलनाडु ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, कांग्रेस के लीडर, बाद में आजाद भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने। एक दो ऐसी नजर मारते हैं, कल देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी, चंपारण सत्याग्रह में इनका रोल। भारत के पहले कौन थे ये? राष्ट्रपति। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी के पैर पकड़ करके चलते थे, गांधी जी के साथ साथ घूमते थे। लॉयर थे तो किस लिए घूमते थे गांधी जी के साथ साथ? चंपारण सत्याग्रह 1917, तब तो लड़के थे छोटे, नई नई वकालत की डिग्री हासिल करी थी। क्योंकि लॉयरों का गुरु, वकीलों का सबसे बड़ा गुरु कौन रहा है इंडिया में? महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी वकील थे, बैरिस्टर थे। वो बैरिस्टर थे, वकील थे, इसलिए कानून को समझते थे, फट से खामियां देख देते थे, वहीं पर नया आंदोलन बना देते थे। कहते तुम एक लूप होल या गलती करो, मैं खड़ा कर दूंगा आंदोलन। जयपाल सिंह स्पोर्ट्समैन थे, झारखंड से, एजुकेशनिस्ट थे, हॉकी टीम के कैप्टन भी थे, आदिवासी आदिवासी ये सब। सीडी देशमुख इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से थे। बलदेव सिंह एंटरप्रेन्योर, डिफेंस मिनिस्टर थे। मुंशी जी, के मुंशी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, गांधीयन। भीमराव रामजी अंबेडकर, आपने भीमराव रामजी नहीं सुना होगा कभी, ये रामजी थे, देखो राम शब्द था इनके नाम पर। भीमराव जी, ये कौन है आपको पता ही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको पता है, जनसंघ बीजेपी के दो लोग थे, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, उनमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ठीक है, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में क्या बताना। सरोजनी नायडू आंध्र प्रदेश से थी, पॉलिटिकल राइटर, पोइट, फॉरमोस्ट लीडर इन कांग्रेस, फलाना ढिमकाना। सोमनाथ लहरी, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से इसमें से, बस वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हो गया बस।
5-7-10 लोगों के बारे में तो थोड़ा पता लगा ना। अब देखो इनमें से कुछ जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा भाई हिस्ट्री किसकी है, लोगों की तो है। अब जब मैं लोगों को लिंक करके बताऊंगा कि यार ये बंदा ये कर रहा था, वो बंदा वो कर रहा था, यहां से ये कर रहा था, इस जगह पे कर रहा था, ये संगठन बना रहा था, ये न्यूज़पेपर में ऐसा लिख दे रहा था, वही तो पेपर में पिक करना है आपने फिल्टर, पर लूसेंट की तरह नहीं रट्टा मारना है। ठीक है।